चलिए, आज से हम शुरू करेंगे एमपीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे मानव शरीर की संरचना, है ना। ये जो टॉपिक है, मानव शरीर की संरचना, ये हम शुरू करेंगे आज से। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। इसमें आप पीछे देखते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र आज से। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र आपने इससे पहले अगर पढ़ा होगा उत्सर्जन तंत्र, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे शरीर के, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में तो बनते ही हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। तो हमको देखना है कि सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र में हम देखते हैं कौन कौन से जानवर के लिए कौन कौन सा अंग उत्सर्जन अंग है ना। सबसे पहले हम जो पूछता है, कछुआ। कछुआ एनालिडा ग्रुप में आता है ये कछुआ। इसके लिए क्या है, इसके लिए होता है नेफ्रिडिया। आप नोट कर सकते हैं, नेफ्रिडिया। तो कछुए के लिए क्या है उत्सर्जन अंग, नेफ्रिडिया। ठीक है, इसी प्रकार जो कीट है, कीट 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 के लिए उत्सर्जन अंग क्या होता है, मेलपीगियन बॉडी होता है। एक मेलपीगियन बॉडी हमारे अंदर होती है, मेलपीगियन बॉडी करके हमारे अंदर एक सिस्टम होता है, लेकिन इनके अंदर मेलपीगियन नलिका से होता है। अभी आपको बताऊंगा मेलपीगियन बॉडी क्या होती है। फिर होता है एक चपटे कृमि। कृमि होते हैं चपटे, चपटे कृमि। चपटे चपटे कृमि में होती हैं ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाओं को फ्लेम सेल के भी नाम से आ जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है, ज्वाला कोशिका हो या फ्लेम सेल हो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो कछुए के लिए क्या हो गया, नेफ्रिडिया। और कीट के लिए मेलपीगियन नलिका, पीगियन नलिका। और चपटे कृमि के लिए ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल। ठीक है, स्तनधारियों में तो आपको पता है, स्तनधारियों में क्या होता है, स्तनधारियों में होता है वक्र या फिर किडनी। ठीक है, अब हम किडनी के बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के कार्य, है ना, ये देख लेते हैं। तो जैसे कि एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गए आपके दो वक्र, इससे एक नलिका निकलती हैं, दो नलिकाएं निकलती हैं, दोनों वक्र से एक एक। ठीक है, ये बन गया आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। ये हो गया वक्र, ये हो गई मूत्र वाहिका या नलिका सकते हैं। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर या उसको मूत्राशय भी बोल सकते हैं। ये हो गया यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। चार चीजें, वक्र, मूत्रवाहिका, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम वक्र का स्ट्रक्चर अंदर से जान लेते हैं। अंदर से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इनकी संख्या होती है इनका नाम नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग। ठीक है, नेफ्रॉन इनकी संख्या होती है 10 लाख।
10 लाख। इस प्रकार इधर भी एक होगा फिर ना, इस तरीके से यहाँ पे भी 10 लाख नेफ्रॉन है। तो 10 लाख नेफ्रॉन है, इनकी भी संख्या 10 लाख, तो इसको हम 10 लाख जोड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, 10 लाख जोड़ी आए या 20 लाख आए, नेफ्रॉन की संख्या आपको याद रखनी है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, एक बार आपको ध्यान होगा कि सर्टोली कोशिकाएं पूछा था, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ होती हैं ना, उसी प्रकार पूछ सकता है नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर में, तो आपको लगाना है वक्र में पाए जाते हैं या किडनी, जो भी आप। ठीक है, अब नेफ्रॉन कैसे कार्य करता है, जो ब्लड को छानने का काम है किडनी करती है, तो किडनी के अंदर क्या करती है, नेफ्रॉन्स करते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर का स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं, है ना। सिंपल सा, सिंपल सा तो नहीं, थोड़ा सा मज़ेदार है, आपको जान के मज़ा आएगा देखना। ठीक है, ये देखो इस तरीके का इनका कटोरे जैसा सेब होता है, कटोरी जैसा। यहाँ से एक नली जुड़ी होती है। ठीक है, ऐसी सेप रहती है इसकी, कुंडली आकार की, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडली नलिका। ठीक है, उसके बाद एक लूप होता है, जैसे लूप, थोड़ा गलत बन गया, ये लूप होता है, लूप, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले। उसके बाद फिर से कुंडली टाइप का शेप होता है, इसको बोलते हैं, अगर ये समीपस्थ है तो ये दूरस्थ, दूर है तो दूरस्थ। उसके बाद एक डक्ट जुड़ी होती है, उसको कनेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग डक्ट, तो क्या हो गया इसका शेप, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ठीक, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट में क्या होता है जो धमनियाँ, धमनी आती है एक धमनी मोटी सी, वो बहुत सारी छोटी छोटी बारीक धमनियों में बढ़ जाती है, धमनिकाओं में। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपस में फिर से जुड़कर पतली सी धमनिका चली जाती है, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनिका। ठीक है, अभिवाही तो ये क्या होगी, अपवाही। अभी मतलब ये आ रही है इसलिए अभिवाही, जा रही है इसलिए अपवाही। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और ये बोमिन संपुट, जो ग्लोमेरुलस और बोमिन संपुट को मिला के दोनों को क्या बोलते हैं अपन, मेलपीगियन बॉडी, मेलपीगियन बॉडी। वहाँ पे नलिका था, याद रखना आप, है ना, किसमें, कीट में, कीट में क्या था, मेलपीगियन नलिका एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, उत्सर्जन अंग था। लेकिन हमारे अंदर मेलपिगियन बॉडी नहीं लगाना है हमको, हमको किडनी ही लगाना है, वक्त ही लगाना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी। इसको मैंने जैसे आपको बताया था, क्या ये समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित, कुंडलित नलिका। ठीक है, इसको लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले। ठीक, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये हो गया कनेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो भी ब्लड है वो छनता है। ठीक है, ब्लड से क्या क्या चीज़ें छनती हैं, ब्लड से यहाँ पे छनते हैं लवण, है ना, जो भी मिनरल्स है वो छनेंगे। उसके बाद जल, ठीक है, जल छनता है।
लवण छनते हैं, और जो भी पदार्थ हैं जैसे यूरिया, सबसे ज़्यादा यूरिया, ठीक है, एक्सेट्रा, लवण, जल, यूरिया आदि से छनता है। उसके बाद यहाँ से जैसे ही यहाँ से छन के आता है, और यहाँ पे फिर से एक एक और प्रोसेस, इसको जो ये जो छनता है इसको बोलते हैं अपन परानिस्पंदन, है ना। क्या बोलते हैं? परानिस्पंदन। तो जैसे जब बोलेंगे, इसके चरण अपन लिखेंगे ना, चरण, किसके चरण? यूरिन निर्माण के चरण। तो यूरिन निर्माण के चरण में पहला आता है परानिष्पंदन, निष्पंदन, ठीक, परानिष्पंदन। तो परानिष्पंदन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे चयनित अवशोषण होता है। चयनित अवशोषण कैसे? यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बाहर निकलती हैं, और जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें आ गई है, जो छननी नहीं चाहिए, उस वो बाहर निकलती हैं। उसको बोलते हैं अपन चयनित। सभी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, चयन होगा, सेलेक्टिव होगा। चयनित अवशोषण। अब क्या होगा? अवशोषण होगा, है ना, वापस से रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं चयनित अवशोषण। उसके बाद यहीं पे एक धमनी आती है यहाँ से, ऐसी हुई, और वो क्या करती, इसके पास जो भी एक्स्ट्रा क्या खराब चीज़ें हैं उसको भेजना है बाहर, वो वापस से इस नलिका में चला जाता है, ठीक है। जो छन छन नहीं पाया किसी वजह से, वो वापस चले जाता है। इसको बोलते हैं नलिकी श्रावण। ये तीसरी प्रोसेस है। तो तीसरी प्रोसेस क्या होगी? नलिकी श्रावण, ठीक है। तीन चीज, परानिस्पंदन, परानिस्पंदन में क्या हुआ, लवण, जल, यूरिया, ये कहाँ? बोमेन संपुट से छने। दूसरी बार क्या हुआ? चयनित अवशोषण। चयनित अवशोषण में क्या होगा? लूप ऑफ हेनले से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ से छन गई, जो छननी नहीं चाहिए थे, वो वापस आती हैं। फिर तीसरा क्या हुआ? नलकी श्रावण। नलकी श्रावण में धमनिका में जो चीज़ खराब है उनको वापस से लूप ऑफ हेनले में डालते हैं, ठीक है। ये हो गया तीस प्रोसेस, नलकी श्रावण। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दूरस्थ कुंडली नलिका में एक हार्मोन आता है, हाँ। हार्मोन कहाँ से आता है? पीयूष ग्रंथि से आता है। एडीएच हार्मोन कहाँ से आता है? एडीएच हार्मोन आता है पीयूष ग्रंथि से। वो क्या करता है? जल के अवशोषण को बढ़ा देता है ना, इंक्रीज कर देता है, उसकी वृद्धि कर देता है। क्यों? बहुत सारा जल भी छन गया, लेकिन जल तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जल नहीं छनना चाहिए, है ना। तो जल की कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से जल के अवशोषण को बढ़ा देगा, वापस से जल बाहर निकल जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, ठीक है, वापस शरीर में, ठीक। जल के अवशोषण को बढ़ा देता है कौन? एडीएच, ठीक है। एडीएच जल के अवशोषण को बढ़ा देता है। इससे अगर जल का अवशोषण नहीं होगा और जल बहुत सारा बाहर निकल जाएगा हमारे शरीर के, तो उसको बोलते हैं एक बीमारी, डायबिटीज़। दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस, इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस कैसे होता है? वाटर लॉस के कारण होता है। क्या है? किसके कारण? वाटर लॉस के कारण। तो वाटर लॉस के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है। एडीएच अगर काम नहीं करा तो जल का अवशोषण नहीं होगा, जल का अवशोषण नहीं होगा तो जल बाहर निकल जाएगा, है ना। जल बाहर निकल जाएगा तो हमको कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ये याद रखना है। इसके बाद ये कहाँ से आया एडीएच? पीयूष ग्रंथि से आया, है ना, पीयूष ग्रंथि से आया। एक और हार्मोन आता है यहीं पे, एक और हार्मोन आता है एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि से, आपको पता होगा, एड्रीनल ग्रंथि से एक हार्मोन आता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन, ठीक। एल्डोस्टेरोन हार्मोन आएगा,
और क्या करेगा, लवण के अवशोषण को बढ़ा देगा। लवण का जो अवशोषण है उसको बढ़ा देगा। तो जो भी मिनरल्स यहाँ से छने हैं बाहर चले जाएंगे, उनके अवशोषण को बढ़ा देगा, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, वापस शरीर में। कौन करता है ऐसा? एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन आता है, उसका क्या नाम है? एल्डोस्ट्रॉन। एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो किडनी के कार्य अपन एक बार अब देख लेते हैं। किडनी के कार्य, ठीक। किडनी के कार्य क्या हुआ? पहला, यूरिया को क्या करना है? निकालना है बाहर, ठीक है, यूरिया निकालना। दूसरा क्या करना है? बीपी का नियंत्रण। बीपी का नियंत्रण आपको कैसे होता होगा? देखते हैं बीपी का नियंत्रण कैसे होता है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब किसमें? जो हमारी धमनियां हैं, इनमें कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर क्या है ना। अगर ये ज़्यादा मोटी होगी तो ब्लड का प्रेशर कम, अगर यही कम मोटी होगी तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा, है ना। तो अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जैसे, तो क्या होता है? रेनिन हार्मोन निकलता है, वो बीपी को, ये क्या हो गया? बीपी लो। यहाँ पे क्या हुआ है? जैसे बड़ा है यहाँ पे, ये बीपी लो है, और ये बीपी अगर पतली है तो बीपी हाई है, ठीक है, बीपी हाई है। तो जब भी बीपी लो होगा, बीपी लो होगा, तो जो रेनिन हार्मोन है वो एजियोटोन्सिन को एक्टिवेट कर देता है। एक एजियोटोन्सिन को एक्टिवेट कर देता है, तो ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देती है। तो ये रक्त वाहिका संकुचित हो जाएंगी, तो फिर से बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बीपी का नियंत्रण का भी काम करता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। कछुए में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया, कीट में मेलपिगियन नलिका, चपटे कृमि में फ्लैम सेल, इम्पोर्टेंट है। स्तनधारियों में वक्र किडनी ना, ये भी सिंपल सा पूछ लेता है कभी कभी, कई बार देखा है हमने पीएससी में, प्रीलिम्स में, कभी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है या उत्सर्जन अंग क्या है करके पूछ लेगा, ठीक। उसके बाद इसकी संरचना क्या है? वक्र है। उसके बाद मूत्रवाहिका, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय, और यूरेथ्रा, ठीक है। इसके अंदर, किडनी के अंदर कितने 10 लाख जोड़ी नेफ्रॉन रहते हैं। नेफ्रॉन की संरचना क्या है? नेफ्रॉन में एक बोमेन संपुट होता है कटोरे के आकार का, उसके अंदर अभिवाही धमनी आती है, बहुत सारे ग्लोमेरुलस में बदल जाती है और अभिवाही बन के निकल जाती है। इसमें से लवण, जल, यूरिया आदि क्षमता है। फिर क्या होता है? लोब ऑफ हेनले में एक बार फिर, इसको क्या बोल दिया? यहाँ पे जब बोमेन संपुट में छना लवण, जल, यूरिया, तो बना निष्पंदन। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे आ गई थी वो वापस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसको बोलते हैं चयनित अवशोषण। फिर एक धमनिका के द्वारा जो भी चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए वो वापस से लूप ऑफ हेनले में चली जाती हैं, तो नल की श्रावण, ठीक है। तीन तीन प्रोसेस है, तीन तरीके से क्षमता है। उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका में क्या होता है? एडीएच हार्मोन आता है ना। एडीएच हार्मोन आएगा कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। क्या करेगा? जल के अवशोषण को बढ़ा देता है। जल के अवशोषण को बढ़ा देता है तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग हमारा नहीं होता, वाटर लॉस कम हो जाता है, ठीक है। फिर एक और हार्मोन आता है एड्रिनल ग्रंथि से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। वो क्या करता है? लवण के अवशोषण को बढ़ा देता है, जो भी मिनरल्स हैं वो उनके अवशोषण को बढ़ा देता है, ठीक है, तो उनकी हानि नहीं होती। किडनी के कार्य, यूरिया को निकालना, बीपी का नियंत्रण, ठीक है। अब एक रोग है बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछ लेता है प्रीलिम्स में कभी कभी, किडनी के इन्फेक्शन। किडनी में जो इन्फेक्शन होता है, अगर किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? तो नेफ्राइटिस, ये याद रखना है आपको, क्या होता है वो? नेफ्राइटिस, ठीक है। अब
एक और चीज़ है, आपने स्टोन सुना होगा, स्टोन बीमारी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेनल स्टोन। क्या बोलते हैं? रेनल स्टोन। रेनल स्टोन किस चीज़ से बना होता है ये भी पूछ लेता है। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं ये, बस उत्सर्जन तंत्र में क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र, कछुए में नेफ्रेडिया से, ठीक है, कछुए में किससे, नेफ्रेडिया से। कीट में बेल्पिगियन नलिका में। चपटे कृमि में फ्लैम सेल। स्तनधारियों में वक्र से, किडनी से। वक्र के स्ट्रक्चर, वक्र मूत्रवाहिका, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। नेफ्रॉन 10 लाख जोड़ी नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की संरचना, बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस। अविवाहित धमनी आती है, ग्लोमेरुलस में बढ़ती है, अपवाही में निकल जाती है, लवण जड़ यूरिया छनता है बोमेन संपुट से। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को मिला के मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। फिर यहाँ से प्राणिस्पंदन के बाद चयनित अवशोषण होता है, चयनित अवशोषण के बाद होता है नलकी स्रावण। नलकी स्रावण की दूरस्थ कुंडली में क्या होता है, एडीएच से आता है, पीयूष ग्रंथि से जल के अवशोषण को बढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रीलिम्स की दृष्टि से याद रखना, पूछ लेता है। जल के अवशोषण को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एडीएच हार्मोन जल के अवशोषण को बढ़ा देता है, इससे हमको डायबिटीज इंसिपिडस रोग नहीं होता, वाटर लॉस कम होता है। उसके बाद एड्रेनल ग्रंथि से कौन आता है, एल्डोस्टेरोन आता है, वो क्या करता है, लवण के अवशोषण को बढ़ा देता है। किडनी के कार्य क्या हो गए, यूरिया का निकालना और बीपी को नियंत्रित करना, ठीक है। और किडनी में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। और रेनल स्टोन किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट से बना होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी उत्सर्जन तंत्र में, कल हम देखेंगे श्वसन तंत्र, ठीक है। थैंक यू।